गांव की गलियों में सुबह की रोशनी ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने हल्दी घोलकर मिट्टी में मिला दी हो। सुषमा नर्म, सुलझी हुई, लेकिन थोड़ी सी जिद्दी। अपनी जिद में वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती। दूसरी तरफ रघु, जिसकी आंखों में शरारत लेकिन हाथों में खेत का बोझ। जब भी ये दोनों मिलते तो बस नोक-झोंक शुरू। अगर हमारे खेत का पानी रोका तो देख लेना, मैं तुम्हारे भैया से शिकायत कर दूंगी। रघु जवाब देता, पिताजी से कह के एक नदी अपने खेत के नाम करवा लो ना। ये नहर का पानी है और इस पे पूरे गांव का अधिकार है। शुरुआत नोक-झोंक से होती, लेकिन अंत शांत सरोवर सा होता। दोनों की नोक-झोंक प्यार में बदलने लगी। बात सगाई तक आ पहुंची। गांव में खुशी का माहौल है क्योंकि कल साल का सबसे हंसमुख त्योहार यानी कि तीज आने वाला है। सुषमा सुबह से दोपहर तक रघु की राह तकती रही, लेकिन रघु ना दिखा। सुषमा जा पहुंची रघु के घर, जहां रघु का बड़ा भाई अनिल मौजूद था। अनिल भी रघु के बारे में कुछ नहीं जानता था। दूसरी तरफ रघु शहर में किसी काम में उलझा हुआ है। शाम हो चली है और रघु घर लौटता है। वो जोर से दरवाजा खटखटाता है और इस वजह से अनिल, जो अपनी शर्ट में बटन ताक रहा था, उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है रघु खड़ा है। अनिल रघु से सवाल करता है, वो कहाँ गया था? तो रघु जवाब देता है, अरे भैया, भूल गए क्या? आपने ही तो शहर भेजा था बीज देखने के लिए। पूरा दिन गुजर गया तब जाके वो वाले बीज मिले। ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, माँ कहाँ है? तो अनिल कहता है, माँ तो सुबह से तैयारी में लगी है, कल तीज है ना। तीज का दिन आया, लेकिन शाम होते होते गहरे काले बादल घिर आए हैं। मीठी लग रही ये बरसात कब नदी का तूफान बन गई पता ही नहीं चला। गांव की गलियां, पुल और रास्ते सब डूबने लगे। तूफान इतना बढ़ गया कि गांव से बाहर जाने के अलावा कोई चारा ना रहा। लेकिन सबसे बड़ी बाधा थी डूबा हुआ पुल। रघु ने 500 मीटर लंबी रस्सी उठाई, अपनी कमर पे बांधी और जुट गया लोगों को पुल के पार उतारने में। बूढ़ों और बच्चों के बाद अब बारी आई महिलाओं की। बहुत सारी महिलाओं को पार उतारने के बाद बारी आई सुषमा की। रघु ने सुषमा को सीने से लगाया और लड़खड़ाते हुए पुल पे पूरी ताकत लगाकर चलने लगा। सुषमा को किनारे पे पहुंचाते ही पुल का एक टुकड़ा टूट गया और कमर पे बांधी रस्सी भी टूट गई। रघु के हाथ ने सुषमा के जीन्स की जेब पे अपनी पकड़ बनाई। उसने सुषमा की ओर देखा, मुस्कुराया और तभी उसकी पकड़ छूटी और वो नदी की आगोश में समा गया। सुबह तूफान तो शांत हो गया, लेकिन गांव में एक शोर उठने लगा। यही कि रघु चाहता तो बच सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी जान दे दी। शायद किसी लफड़े में फंस गया होगा, इसीलिए। सुषमा भी शांत शांत रहने लगी और अगली तीज तक रोज यही बात सुनती कि रघु ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए खुद ने अपनी जान दे दी। आज 1 साल के बाद फिर से तीज लौट कर आई और आज भी गांव वालों की वही बातें उठना शुरू हुई। लेकिन आज सुषमा से रहा नहीं गया और उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो चीख उठी कि चुप हो जाओ तुम सब। रघु से ज्यादा अच्छा इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं मिलेगा। वो था, इसलिए आज तुम ये सब त्योहार मना पा रहे हो। और हाँ, तुम सब सही कह रहे हो, रघु चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी जान दे दी। लेकिन इसलिए नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसलिए कि मैं गलत थी। सुषमा आगे बोली, मेरी सगाई रघु से जरूर हुई थी, लेकिन मैं उसके जरिए उसके बड़े भाई अनिल तक पहुंचना चाहती थी। पिछले साल तीज के एक दिन पहले अनिल ने रघु को शहर भेजा था ताकि मैं और अनिल मिल सकें। पूरा गांव तीज में लगा हुआ था और इसीलिए हमारे पास मौका था। उसी सब में अनिल की शर्ट का बटन टूट गया और वो मैं अपने साथ ले गई। फिर उस रात तूफान में जब रघु को मेरी पैंट की जेब से अनिल के शर्ट का बटन मिला तो वो समझ गया। उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ऐसा क्यों किया तुमने सुषमा? कह तो ये झूठ है। तुम्हारे आंसुओं ने जवाब दे दिया। खैर, मुझे अब जाना होगा, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगा और ना ही ये सहन करते हुए जी पाऊंगा।